आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव्स, है ना। आज जो टॉपिक हमें कंप्लीट करना है दैट इज डेरिवेटिव्स। तो देखते हैं पहले तो डेरिवेटिव होता क्या है। वेट अ मिनट, यस। अगर हम बात करें कॉमर्स की, अगर हम बात करें अपने बिजनेस की, तो बिजनेस में ट्रेडिंग में आप क्या करते हो, आप 3 तरह के डिसीजंस लेते हो। अगर आप एक बिजनेस पर्सन हो, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो जनरली, है ना, आपकी कंपनी है, फर्म है, तो आप क्या करते हो, आप 3 तरह के डिसीजंस जनरली लेते हो। कौन कौन से डिसीजन होते हैं? पहला होता है फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन मीन्स आपके कंपनी में कब क्या कितने रुपए का खर्च होगा, कितने रुपए का रॉ मटेरियल लगेगा, है ना, जितना भी ऑपरेशंस हैं आपकी बिजनेस में, जितने भी ऑपरेशंस हैं उसमें कैसे कैसे कितना कितना कब क्या खर्च होगा, वो सब किस में आता है, आपके फाइनेंशियल डिसीजंस में आता है, फाइनेंसिंग डिसीजन में, ठीक है। दूसरा होता है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब आपको इन्वेस्ट कितना करना है ना। आपने देखा होगा जितने भी बिजनेस पर्सन्स हैं, है ना, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो एसेट्स में पैसा लगाते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग्स खरीद के डालते हैं, बैंक्स में अपना अमाउंट रखते हैं, मनी रखते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, है ना, और इसके अलावा अपनी कंपनी में वो कैपिटल लगाते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना वो जगह जगह पे। तो दूसरा डिसीजन आपको लेना होता है कि आपको कब कब कहाँ कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है, कौन सा इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉफिटेबल लगता है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हो। और लास्ट होता है आपका डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्ट करोगे तो आपका प्रॉफिट होगा, और जब आपका प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट का जो कुछ पार्ट होगा वो आपको अपने शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा ना। अगर आपने कंपनी खोली हुई है तो डेफिनेटली आपने शेयर्स इशू किए होंगे। अगर आपने इक्विटी को रेज किया है तो आपने क्या किया होगा, आपने अपने शेयर्स बेचे होंगे। तो उन शेयर्स को जिन लोगों ने खरीदा है वो कहलाते हैं आपके शेयर होल्डर, है ना। शेयर्स जो आपका शेयर होता है, जो आपका अंश होता है, उस पर आपको क्या देना पड़ता है, आपको डिविडेंड देना पड़ता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लाभांश। तो उससे रिलेटेड जो डिसीजन होते हैं वो आपके कहलाते हैं डिविडेंड डिसीजन। मतलब आपको जो प्रॉफिट हो रहा है उस वो पूरा का पूरा आप बांट दोगे, या कुछ परसेंट रिटेन करके कुछ परसेंट बांटोगे, या पूरा का पूरा रिटेन करोगे। इससे रिलेटेड जो डिसीजन होते हैं वो किस में हम लेते हैं, वो हम लेते हैं डिविडेंड डिसीजन में। तो ये आपके होते हैं 3 तरह के डिसीजन। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, क्योंकि डेरिवेटिव जो होता है वो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड होता है ना, इसलिए हम यहाँ इन्वेस्टमेंट डिसीजन को देख रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज टू गेट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न विद मिनिमम रिस्क। जब आप कुछ इन्वेस्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल हम इंडिविजुअल के तौर पर भी, अगर हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, बीइंग एन इंडिविजुअल, अगर हम देखें, अगर मेरे पास कुछ सेविंग है, मैं इन्वेस्ट करना चाहूँ, तो मैं क्या देखूंगी, पहली चीज़ जो हम ध्यान देते हैं वो होता है रेट ऑफ रिटर्न। हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, है ना। हम अगर कहीं पैसा लगा रहे हैं तो उस पर हमें रिटर्न कितना मिलेगा, इन रिटर्न हमारे पास क्या आएगा, है ना, उसको हम कंपेयर करते हैं और देखते हैं जहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होता है वहाँ पर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपने देखा है सेविंग, अगर आप बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट कर रहे हो तो सेविंग पे कम इंटरेस्ट मिलता है, एफडी पर थोड़ा ज़्यादा मिलता है ना। तो आपका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो क्या है, वो एफडी पर ज़्यादा है, फिक्स डिपॉजिट पे ज़्यादा है, और सेविंग पे कम है। तो जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा पहला एम, पहला गोल क्या होता है कि हमारा रेट ऑफ रिटर्न कितना है, और हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न है वो हाई होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तभी हम इन्वेस्ट करना चाहेंगे। और दूसरा हम चाहते हैं कि हमें रिस्क भी ना उठाना पड़े, हमें रिटर्न भी मिले, और दूसरा हमें रिस्क भी ज़्यादा ना उठाना पड़े, है ना। तो हम क्या कोशिश करते हैं, हम अपने रिस्क को मिनिमम करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इंश्योरेंस की, इंश्योरेंस लोग क्यों कराते हैं, रिस्क को कम करने के लिए तो कराते हैं ना। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस करा रहे हो या अपना किसी व्हीकल का इंश्योरेंस करा रहे हो तो किस लिए करा रहे हो, रिस्क को कम करने के लिए करा रहे हो। इन फ्यूचर आपको अनसर्टेनिटी की कंडीशन दिख रही है, आपको लग रहा है कि हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है मेरी व्हीकल जो है वो ख़राब हो जाए, है ना, किसी वजह से उसमें डैमेज हो जाए, तो वो खर्चा मुझे ना उठाना पड़े। उस लॉस को कम करने के लिए, उस अनसर्टेनिटी की कंडीशन से डील आउट करने के लिए, और उस अनसर्टेनिटी की वजह से जो आपको रिस्क रेज हो सकता है और उस रिस्क से जो लॉस हो सकता है उसको कम करने के लिए तो आप इंश्योरेंस कराते हो। तो हम कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे 2 प्राइमरी गोल्स होते हैं। पहला गोल होता है कि रेट ऑफ रिटर्न हम चेक करते हैं, हाई रेट ऑफ रिटर्न चाहते हैं,
और दूसरा हम रिस्क को मिनिमम करना चाहते हैं, कम से कम रिस्क पे अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। स्पेक्यूलेटर्स की यहाँ पे मैं बात नहीं कर रही, स्पेक्यूलेटर्स तो रिस्क बियरर्स होते ही हैं, है ना, जो स्पेक्यूलेशन कर रहे हैं, जो सट्टा लगा रहे हैं, है ना, वो तो रिस्क बियरर होते ही हैं, वो तो रिस्क पर ही काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं रिस्क बियरर्स की बात नहीं कर रही, हाँ, जो नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं उनकी बात कर रही हूँ, जो बिजनेस कर रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ। वो क्या चाहते हैं, रिटर्न अच्छा हो और हमें रिस्क कम उठाना पड़े। आगे देखिए, टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स, प्रैक्टिसेस एंड strategies have been derived and developed in the recent past. With the opening of boundaries for international trade and business, the world trade gained momentum in the last decade. The world has last decade, yes, the world has entered into a new phase of global integration and liberalization. The integration of capital market worldwide has given rise to increased financial risk with the frequent changes in the interest rate, currency exchange rate and stock prices. To overcome the risk rising out of these fluctuating variables and increased dependence of capital market, one of the set of countries to the other risk management practices have also been reshaped by investing such instruments as can mitigate the risk element. These new popular instruments are known as financial derivatives, which now only reduce financial risk, which not only reduce financial risk but also opens up new opportunities for high risk takers. क्या बताया गया है यहाँ पे? यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर हम बात करें रिस्क की, तो अगर हम पहले की बात करें 1991 से पहले की, जब हमारे यहाँ इतना ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं था, इतना ज़्यादा फॉरेन ट्रेडिंग नहीं थी, है ना, तो उस टाइम पे रिस्क कम हुआ करता था। पर जैसे जैसे हमने अपनी बाउंड्रीज़ को ओपन अप किया है, 1991 में हमारी एलपीजी की पॉलिसी आई थी, है ना। एलपीजी क्या है हमारा? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो कि हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी कही जाती है। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ वैसे तो 1948 से आना स्टार्ट हो गई थी, पहली पॉलिसी 1948 में आई थी, है ना। उसके बाद भी कई सारी पॉलिसीज़ आई, 56 में आई, फिर 77 में आई, फिर 80 में आई, फिर 85 में आई। लेकिन जो 1991 में हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, उसमें हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये 3 पिलर्स को अपनाया और अपनी इकोनॉमी की बाउंड्रीज़ को ओपन अप किया, है ना, फॉर द ग्लोबल इकोनॉमीज़। बाकी की इकोनॉमीज़ के साथ हमने क्या किया? इंटीग्रेट किया। देखिए, ग्लोबल इंटीग्रेशन एंड लिबरलाइजेशन, जब आपने अपनी इकोनॉमी को बाकी की इकोनॉमीज़ के साथ इंटीग्रेट किया, अपनी इकोनॉमी को ओपन अप किया, लिबरलाइज्ड किया, ग्लोबलाइज्ड किया, तो उसके साथ आपका रिस्क भी तो बढ़ा, क्योंकि जैसे जैसे ट्रेडिंग का वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे रिस्क भी बढ़ेगा। जहाँ पर आप ट्रेड ही नहीं कर रहे हो तो वहाँ पर तो रिस्क नहीं होगा, वो तो ऑब्वियस है। लेकिन जब आप ट्रेडिंग बढ़ाओगे तो रिस्क का भी तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना, उसका भी तो एक्सटेंट बढ़ेगा। और अगर हम बात करें इंटरनेशनल ट्रेड की, तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि वहाँ पर आपके इंटरेस्ट रेट भी फ्लक्चुएट होते हैं, आपके करेंसी के एक्सचेंज रेट भी फ्लक्चुएट होते हैं, स्टॉक प्राइसेस भी फ्लक्चुएट होते हैं ना। तो इनकी वजह से रिस्क बढ़ जाता है काफ़ी ज़्यादा। और उस रिस्क को कम करने के लिए जिन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया जाने लगा, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं? रिस्क को रिड्यूस करने का काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो आपको क्लियर हो गया कि फाइनेंशियल डेरिवेटिव की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना, कैसे कैसे हमने प्रोसेस किया, कैसे कैसे हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन अप किया, कैसे कैसे रिस्क रेज हुआ और फिर हमें फाइनेंशियल डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ी। अब हम डेरिवेटिव का लिटरल मीनिंग है, जो लिटरेचर में इसका मीनिंग है, वर्ड से इसका मीनिंग क्या है ना, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, ये देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, डेरिवेटिव इज दैट समथिंग विच इज डेराइव्ड। नाम से ही पता चल रहा है क्या नाम है इसका? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मीन्स ऐसी कोई चीज़ जो किसी और चीज़ से डेराइव होके आ रही हो। डेराइव करना क्या होता है? डेराइव का हिंदी में अगर मैं पूछूं डेराइव मीन्स तो क्या होता है? डेराइव मीन्स निकालना, किसी चीज़ से निकालना, गेन करना, है ना। सपोज मैं एग्जांपल देके बताती हूँ। आप कपड़े पहन रहे हो, जो क्लोथ्स हैं आपके, वो किसका डेरिवेटिव है? वो कॉटन का डेरिवेटिव है। सपोज जैसे कॉटन है, आपके जो क्लोथ्स हैं, कॉटन के जो क्लोथ्स हैं,
वो किससे बने, कॉटन से बने हैं ना, कपास जिसे कहते हैं, है ना, तो उससे बने हुए हैं। या अगर मैं बात करूँ शुगर की, तो वो किससे बना है, वो शुगर केन से बना है, राइट। तो आप मान लीजिए शुगर केन की जो प्राइसेस है वो बढ़ जाते हैं, है ना, शुगर केन के प्राइसेस मान लीजिए बढ़ गए, तो क्या उसका इम्पैक्ट शुगर के प्राइसेस में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्या उसका प्राइस जैगरी के प्राइसेस पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, क्योंकि वो किसका डेरिवेटिव है, वो कहाँ से डेराइव होके आया है, वो कहाँ से निकल के आया है, शुगर केन से निकला है ना। शुगर जो बना है आपका वो शुगर केन से बना है, राइट। आपका जो शुगर है वो किससे बना है, वो आपका शुगर केन से बना है, ठीक है। तो जो उसकी वैल्यू है, शुगर की वैल्यू है, वो किससे निकल के आई है, वो शुगर केन से। अगर शुगर केन का प्राइस बढ़ेगा तो शुगर का प्राइस भी बढ़ेगा। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो आपके पेट्रोल डीजल का प्राइस भी बढ़ेगा। अगर आपके पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ेगा तो आपका जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसका प्राइस भी बढ़ेगा, है ना, उनके रेट्स भी बढ़ेंगे। क्या ये पॉसिबल है कि आपका डीजल और पेट्रोल के प्राइस डबल हो जाए और डीजल और पेट्रोल पे चलने वाली जो गाड़ियां हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, उसका प्राइस एज इट इज़ रहे? क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। उसके प्राइस भी बढ़ेंगे, क्योंकि क्या उसकी जो वैल्यू है वो कहीं से डेराइव होके आ रही है ना। जो शुगर की वैल्यू है, शुगर जो बन रहा है वो शुगर केन से बन रहा है, तो शुगर केन की जो वैल्यू होगी, उसका जो प्राइस होगा, उसका इम्पैक्ट आएगा ना आपकी शुगर के प्राइस पे। तो यही चीज़ है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का खुद का कोई वैल्यू नहीं होता है। डेरिवेटिव जिससे बना है ना, जिस एसेट से वो निकल के आया है, प्राइस उसका होता है। अब हम देखते हैं आगे क्या लिखा है। Now the question arises as to what is derived and from what it is derived। पहला क्वेश्चन तो ये है कि डेराइव क्या होता है और दूसरा डेराइव कहाँ से होता है। डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, मैंने ये तो बोल दिया कि डेरिवेटिव वो है जो किसी और जगह से, किसी और चीज़ से डेराइव होके आ रहा है, किसी और चीज़ से निकल के आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि डेराइव क्या होता है और दूसरा क्वेश्चन कहाँ से होता है। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसे कहें तो देखिए क्या लिखा है। सिंपल वन लाइन आंसर इज दैट वैल्यू एंड प्राइस इज डेराइव्ड। क्या डेराइव होके आ रहा है? अगर हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की बात करें, ये तो मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया था, शुगर एंड शुगर केन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की। अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की, तो डेराइव क्या हो रहा है? निकल के क्या आ रहा है? वैल्यू निकल के आ रही है, प्राइस निकल के आ रहा है ना। वैल्यू भी कह सकते हो, प्राइस भी कह सकते हो। और दूसरा कहाँ से निकल के आ रहा है? अंडरलाइंग एसेट से निकल के आ रहा है। जिस भी एसेट की आप बात कर रहे हो उससे जो प्राइस निकल के आ रहा है, जो वैल्यू निकल के आ रही है, वो है आपका डेरिवेटिव। अभी एग्जांपल से और समझ में आ जाएगा। द टर्म डेरिवेटिव इंडिकेट्स दैट इट हैज़ नो इंडिपेंडेंट वैल्यू। डेरिवेटिव का पहला कैरेक्टरिस्टिक ही यही होता है कि इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है। ये क्या होता है? ये जो अंडरलाइंग एसेट है, जिस एसेट से इस डेरिवेटिव को निकाला गया है, जिस एसेट से इस डेरिवेटिव को बनाया गया है, वैल्यू उस एसेट की होती है, ना कि डेरिवेटिव की। डेरिवेटिव एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक पेपर पे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एक तरह का, तो उस पेपर की कोई वैल्यू नहीं होती है। उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए आपने जो एसेट रखी है ना, जो आपकी अंडरलाइंग एसेट है, उस एसेट की वैल्यू होती है, आपके डेरिवेटिव की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती। इसीलिए यहाँ पे बात लिखी गई है। द टर्म डेरिवेटिव इंडिकेट्स दैट इट हैज़ नो इंडिपेंडेंट वैल्यू। उसकी खुद की कोई इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं होती, डिपेंडेंट वैल्यू होती है ना। वो अंडरलाइंग एसेट पे डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट वैल्यू है उसकी, जो एसेट की वैल्यू है उसी के बेस पर उसकी वैल्यू निकल के आई है, लेकिन उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, राइट। द वैल्यू इज इंटायरली डेराइव्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट। वही चीज़ लिखी है, देखिए यहाँ पे, इट्स वैल्यू इज इंटायरली डेराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से निकल के आ रही है उसकी पूरी की पूरी वैल्यू? अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू से निकल के आ रही है। अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू जो होगी उसी की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि आपका डेरिवेटिव का वैल्यू क्या है। मतलब दोनों की वैल्यू कैसे रिलेटेड है? डायरेक्टली रिलेटेड है। बढ़ेगी तो दोनों की वैल्यू बढ़ेगी, घटेगी तो दोनों की वैल्यू घटेगी। जैसे शुगर और शुगर केन का एग्जांपल दिया मैंने कि शुगर केन का वैल्यू अगर का प्राइस अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली शुगर का प्राइस बढ़ेगा। क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो डेफिनेटली पेट्रोल एंड डीजल का प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि निकल के तो वो वहीं से आ रहा है ना। द अंडरलाइंग एसेट कैन बी सिक्योरिटीज। अब जो अंडरलाइंग एसेट है वो क्या हो सकती है?
भाई हमने यहाँ वर्ड यूज़ करा कि जो आपका डेरिवेटिव है वो अंडरलाइंग एसेट से निकल के आता है, पर अंडरलाइंग एसेट हो क्या सकती है? तो आपकी अंडरलाइंग एसेट कोई सिक्योरिटी भी हो सकती है ना, कोई सिक्योरिटी भी हो सकती है, कोई कमोडिटी भी हो सकती है, बुलियन, बुलियन मीन्स गोल्ड, गोल्ड भी हो सकता है, करेंसी भी हो सकती है और लाइव स्टॉक्स भी हो सकते हैं, है ना, या फिर एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स मतलब कोई भी एसेट हो सकती है, किसी भी नेचर की कोई भी एसेट हो सकती है, राइट। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये तो डेफिनेशन दी है, आगे चलते हैं इसके डेरिवेटिव। आई थिंक डेफिनेशन जो मेन सिंपल वर्ड्स की डेफिनेशन थी वो आपको क्लियर हो गई होगी। डेरिवेटिव इज समथिंग विच इज डेराइव्ड फ्रॉम समथिंग एल्स। डेरिवेटिव वो है जिसकी वैल्यू कहीं और से निकल के आ रही है, किसी और चीज़ से, किसी और वस्तु से उसकी वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, डेराइव कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, डेरिवेटिव कहेंगे। अब अगर हम डेरिवेटिव की बात करें तो ये इसको दो कैटेगरीज में आप डिफाइन कर सकते हो। अगर नेचर के हिसाब से इसको आप क्लासिफाई करना चाहो तो आप इसको दो कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हो। पहला आपका है कमोडिटी डेरिवेटिव और दूसरा है आपका फाइनेंशियल डेरिवेटिव। और हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है फाइनेंशियल डेरिवेटिव। लेकिन मीनिंग एक बार देख लेते हैं दोनों का। कमोडिटी डेरिवेटिव वो डेरिवेटिव होता है जिसमें जो आपकी अंडरलाइंग एसेट है, मतलब आपका जो डेरिवेटिव बना है उसकी वैल्यू जिस एसेट से निकल के आ रही है वो कोई कमोडिटी होनी चाहिए। कमोडिटी का मतलब है आपका कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी हो सकती है, एग्रीकल्चरल कमोडिटी भी हो सकती है, आपकी मेटल्स भी हो सकते हैं ना, किसी भी तरह की कोई कमोडिटी, कोई वस्तु होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इट कैन बी एग्रीकल्चर कमोडिटी लाइक वीट, सोयाबीन्स, है ना, कॉटन एक्सेट्रा, है ना, या फिर प्रीशियस मेटल, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। तो आपका जो कमोडिटी है वो कुछ भी हो सकती है, चाहे वो एग्रीकल्चरल आइटम हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल आइटम हो, चाहे वो कैपिटल आइटम हो, चाहे वो कोई मेटल हो, किसी भी तरह का कोई वस्तु, अगर उस पर आपके डेरिवेटिव की वैल्यू बेस्ड है, अगर उसके प्राइस से आपके डेरिवेटिव का प्राइस निकल के आ रहा है, तो आप क्या कहोगे उसे, आप उसे कहोगे कमोडिटी डेरिवेटिव, राइट। और दूसरा जो है फाइनेंशियल डेरिवेटिव। फाइनेंशियल डेरिवेटिव में जो आपकी अंडरलाइंग एसेट होती है, जिस एसेट से आपके डेरिवेटिव की वैल्यू डेराइव होती है, वो क्या होता है, वो कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पे, फाइनेंशियल डेरिवेटिव डिनोट्स अ वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, इंटरेस्ट रेट्स, फॉरेन करेंसीज, है ना, अदर हाइब्रिड सिक्योरिटीज। आपके जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो आपके ट्रेजरी बिल हो, चाहे वो आपके बॉन्ड्स हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो इंटरेस्ट रेट्स हो, चाहे वो फॉरेन करेंसीज हो, ये सारे आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आते हैं ना, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड है सबके सब। फाइनेंशियल वैल्यूज़ होती हैं इन सब की, मोनेटरी वैल्यूज़ है ना, फाइनेंशियल वैल्यूज़ हैं। तो ये सब क्या है, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। और अगर आपकी जो अंडरलाइंग एसेट है वो इनमें से कोई एक है, मतलब आपने जो अपना डेरिवेटिव बनाया है वो बॉन्ड पर बेस्ड है ना, बॉन्ड की वैल्यू से उसकी वैल्यू निकल के आ रही है, या आपका फॉरेन करेंसी है, फॉरेन करेंसी पर बेस्ड आपका डेरिवेटिव है, तो आप क्या कहोगे, आप उसे कहोगे फाइनेंशियल डेरिवेटिव। क्यों, क्योंकि वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पर बेस्ड है, डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे बेस्ड है, इसलिए आपका जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव है वो क्या होगा, वो आप वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पर बेस्ड है, इसलिए वो आपका फाइनेंशियल डेरिवेटिव होगा। अब अगर हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव को फर्दर बाइफरकेट करें, डेरिवेटिव का आपने नेचर के बेस पर तो देख लिया, या तो कमोडिटी डेरिवेटिव होगा या फाइनेंशियल डेरिवेटिव होगा। अगर हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव को और बाइफरकेट करें तो आपका निकल के आता है फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन एंड स्वैप। इसीलिए मैंने बोला था कि आपको भी फिर से आगे मिलेगा, है ना। ये आपका डेरिवेटिव का पार्ट भी होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट और स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। ये आपका किसका पार्ट होता है, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का भी पार्ट होता है, या फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में ये चारों इंक्लूडेड होते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं इवैल्यूएशन, इसका ये इवॉल्व कब हुआ, है ना, डेरिवेटिव इवॉल्व कब हुआ। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि अगर हम फॉरवर्ड एंड फ्यूचर की बात करें तो आपका फॉरवर्ड पहले आया था, फ्यूचर बाद में आया था। और आपका जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, जो फॉरवर्ड डेरिवेटिव है, वो आपका 20th सेंचुरी में माना जाता है आया था। इसका जो इवोल्यूशन हुआ है वो कब हुआ है, 20th सेंचुरी में हुआ है, ठीक है। और स्टार्टिंग में इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते थे वो हम कमोडिटीज़ पे यूज़ करते थे। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फॉरवर्ड ट्रेडिंग
इन राइस वॉज स्टार्टेड इन 70th सेंचुरी। 70th सेंचुरी में जापान में राइस पर, चावल पर आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ होना स्टार्ट हुआ था, फॉरवर्ड ट्रेडिंग का यूज़ होना स्टार्ट हुआ था। क्योंकि स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, स्टार्टिंग के डिकेड्स की, स्टार्टिंग के एरास की, तो वहाँ पे तो हमारा बार्टर सिस्टम चलता था ना, वहाँ पे तो इतना ज़्यादा मनी का इवोल्यूशन हुआ ही नहीं था। तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव तो बहुत बाद में आए हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो बहुत बाद में आए हैं, फॉरेन करेंसीज में भी हमने बहुत लेट जो है ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट किया है। स्टार्टिंग में तो हम कमोडिटीज़ में ही ट्रेड करते थे। तो जो हमारी डेरिवेटिव्स है उसका जो इवोल्यूशन था वो स्टार्टिंग में कमोडिटीज़ से ही स्टार्ट हुआ था। और अगर हम सबसे पहले की बात करें, इसका एग्जैक्ट ट्रेसिंग तो पॉसिबल ही नहीं है ना। देखिए लिखा भी है, इट इज़ difficult to trace out the origin of future contracts since it is not clearly established as to where and when the first forward market came into existence। तो अगर ये पूछा जाए कि पहला फॉरवर्ड मार्केट कब बना या पहला फ्यूचर, तो उसका तो कोई हिस्ट्री नहीं है, उसको तो आज तक ट्रेस नहीं किया जा सकता है, इससे रिलेटेड कोई भी हिस्ट्री नहीं है। पर कुछ एस्टिमेशंस लगाए गए हैं हिस्ट्री के बेस पर, जिसमें कि ये पता चला है कि अगर हम फॉरवर्ड और फ्यूचर की बात करें तो फॉरवर्ड आपका पहले आया था, फ्यूचर बाद में आया था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम जो डेरिवेटिव्स का यूज़ करते थे इनिशियल फेज में, वो किस पर करते थे? कमोडिटीज़ पे करते थे, है ना, सामान पर करते थे। और सबसे पहले ये देखिए जापान में यूज़ हुआ था 17th सेंचुरी में, राइस पर होना स्टार्ट हुआ था। और उससे भी पहले अगर हम देखें तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कब आया था? 20th सेंचुरी में इसका एग्जिस्टेंस माना जाता है। कहाँ पर? इंग्लैंड और फ्रांस में। ठीक है, तो ये आपका कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इसके फैक्ट्स थे, बट बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हिस्ट्री को। अब हम आते हैं नेक्स्ट। यस, अब हम अगर बात करें फीचर्स की, है ना, डेरिवेटिव्स में आपको मतलब समझ में आ गया। डेरिवेटिव क्या है? इट इज समथिंग विच इज डेराइव्ड फ्रॉम समथिंग एल्स, जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, ये किसी और की वैल्यू से, किसी और वस्तु से, किसी और चीज़ से निकल के आता है, उसे हम कहते हैं डेरिवेटिव। ठीक, अब हम डेरिवेटिव्स के फीचर देखते हैं, फिर हम इसके यूजर्स देखेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे और कि एक्चुअली ये क्या होता है। ठीक है, पहली बात तो इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होता है? इसका नेचर कैसा होता है? डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट के नेचर का होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के नेचर का होता है का मतलब ही यही हो गया कि यहाँ पे कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हैं? एटलीस्ट 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट 2 लोगों के बीच में होगा ना, कम से कम 2 लोगों के बीच में। तो पहली चीज़ तो यही हो गई कि यहाँ पे कितनी पार्टीज इन्वॉल्व है, एक से ज़्यादा पार्टीज डेरिवेटिव्स में इन्वॉल्व होंगी। ठीक, अब पहले यहाँ पे मीनिंग इसका देख लेते हैं, इसमें कंटेंट क्या लिखा हुआ है। Derivative is defined as the future contract between 2 parties. It means there must be a contract binding on the underlying parties and the same to be fulfilled in future. The future period may be short or long depending upon the nature of the contract. For example, short term interest rate future and long term interest rate future contract. ये किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? ये शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, है ना। कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है पर्टिकुलरली, और कैसा होता है? ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपकी ज़रूरत कैसी है ना। आपको अपने रिस्क को कम करना है तो वो कितने टाइम पीरियड के लिए करना है, शॉर्ट पीरियड के लिए करना है, लॉन्ग पीरियड के लिए करना है, उसके हिसाब से आप क्या करोगे? अपने कॉन्ट्रैक्ट को परचेज करोगे, अपना कॉन्ट्रैक्ट किसी से साइन करोगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स का जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? ये कैसा होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर का होता है। इसमें जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है? कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर का होता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक देखिए क्या है? डेराइव वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट। ये भी हमने अभी पढ़ा, इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है ना, कोई इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं होती है। इसकी वैल्यू कहाँ से निकल के आती है? इसकी वैल्यू निकल के आती है अंडरलाइन निकालते हो, है ना। जिस एसेट को आप इसका बेस बनाकर रखते हो, इसका बेस बनाकर ट्रेडिंग करते हो, वो होती है इसकी अंडरलाइंग एसेट। Normally, the derivative instruments have the value which is derived from the value of the other underlying asset, है ना। जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू कहाँ से निकल के आ रही है, कहाँ से डेराइव हो रही है?
किसी और चीज़ की, किसी और वस्तु की, किसी और एसेट की वैल्यू से डेराइव हो रही है, सच एज एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, मेटल्स, फाइनेंशियल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट, मेटल, फाइनेंशियल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, है ना। इंटेंजिबल एसेट क्या होती है? जैसे कि आपका गुडविल हो गया, या पेटेंट्स हो गए, या आपके इंटेंजिबल एसेट्स हैं जिनको आप देख छू नहीं सकते, है ना, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो हो गई आपकी इंटेंजिबल एसेट। तो आपका जो डेरिवेटिव है वो किसी भी तरह के एसेट से निकल के आ सकता है, चाहे वो टेंजिबल हो, चाहे वो इंटेंजिबल हो, चाहे वो फिक्स्ड हो, चाहे वो करेंट हो, है ना। कमोडिटीज़ भी, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो मेटल्स हो, किसी भी तरह का कोई भी एसेट होगा, उससे आप उसकी वैल्यू से आप क्या करोगे, अपने डेरिवेटिव की वैल्यू को निकाल लोगे, ठीक। वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव्स डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट एंड which changes as per the change in the underlying asset, and sometimes it may be nil or zero, hence they are closely related. वैल्यू के साथ साथ मूव करती है, कहने का मतलब है रिलेशन कैसा होता है दोनों के बीच में, रिलेशन दोनों के बीच में डायरेक्ट होता है ना, डायरेक्ट रिलेशन होता है। ये देखिए, जैसे आपकी एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की भी वैल्यू बढ़ेगी। जब हमारा रिलेशन ऑपोजिट होता है, इन्वर्स होता है, तो क्या होता है, एक की वैल्यू, एक चीज़ बढ़ती है, दूसरी घटती है। पर जब हमारा रिलेशन डायरेक्ट है तो क्या होगा, अगर आप क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो आपका पेट्रोल डीजल का प्राइस भी बढ़ेगा। तो वैसा ही कुछ कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है दोनों की वैल्यू के बीच में, और दोनों की वैल्यू एक साथ बढ़ती है। अगर एक की वैल्यू बढ़ेगी, अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, और इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कौन सा है, आपका जो अंडरलाइंग एसेट है वो इंडिपेंडेंट है, और जो आपका डेरिवेटिव है वो डिपेंडेंट है ना। जो आपके डेरिवेटिव की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू पे, लेकिन अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू डिपेंड नहीं कर रही है डेरिवेटिव की वैल्यू पे। इसी वजह से मैंने बोला कि जो आपकी अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू है वो कैसी है, वो इंडिपेंडेंट नेचर की है, और जो आपके डेरिवेटिव की वैल्यू है वो कैसी है, वो डिपेंडेंट नेचर की है, ठीक है। अब देखिए क्या है, स्पेसिफाइड ऑब्लिगेशन। इन जनरल द काउंटर पार्टीज have specified obligation under the derivative contract. Obviously the nature of the obligation would be different as per the types of the instrument of the derivative. For example, the obligation of counterparty under the different derivatives such as forward and future, forward, future option and swap contract will be different. यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन होगा, पर उस ऑब्लिगेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा, उस ऑब्लिगेशन का जो एक्सटेंट होगा, उस ऑब्लिगेशन की जो डिग्री होगी वो आपकी चेंज होती रहेगी, है ना। फॉर डिपेंड करेगा कि डेरिवेटिव कौन सा है, फॉरवर्ड है कि फ्यूचर है कि ऑप्शन है कि स्वैप है। क्योंकि अगर हम फ्यूचर की बात करें तो वो कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज्ड होता है, कम्प्लीटली स्टैंडर्डाइज्ड होता है, तो वहाँ पर ऑब्लिगेशन भी कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है ना। तो डिपेंड करता है कि आपका जो डेरिवेटिव है वो कैसा है, वो किस नेचर का है, वो कौन सा है। आपने जो डेरिवेटिव साइन किया हुआ है, जो डेरिवेटिव लिया हुआ है, साइन नहीं, डेरिवेटिव आपने लिया हुआ है, वो कौन सा वाला लिया है, ऑप्शन लिया है या फ्यूचर लिया है ना। उसके बेस पे डिपेंड करेगा कि ऑब्लिगेशन कितना बनेगा, ऑब्लिगेशन का क्या डिग्री होगा, क्या एक्सटेंट होगा, ये उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए डायरेक्ट और एक्सचेंज ट्रेडेड। नेक्स्ट इसका देख लेती हूँ मैं कितने हो पाएंगे भी कि आज नहीं, एक सेकेंड रुकिए। ओके, ज़्यादा हैं आज, सारे नहीं हो पाएंगे, बस एक और देख लेते हैं। क्या है ये, डायरेक्ट और एक्सचेंज ट्रेडेड। क्या लिखा है, द डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट कैन बी undertaken directly between the two parties or through the particular exchange like financial future contract. यहाँ पे ये बात बताई गई है कि आपके जो डेरिवेटिव है वो दोनों तरह से ट्रेडेड हो सकते हैं, दोनों तरह से, मतलब डायरेक्टली भी हो सकते हैं। डायरेक्टली का क्या मतलब हुआ, डायरेक्टली का मतलब दो पार्टीज जिन्हें डेरिवेटिव चाहिए है, और एक पर्सन जिसे परचेज करना है, दूसरा पर्सन जिसे सेल करना है, वो आपस में
उसे क्या कर सकते हैं, उसकी डीलिंग कर सकते हैं, फाइनलाइज कर सकते हैं ना। तो ये तो हो गया आपका डायरेक्ट वे, डायरेक्ट तरीका है ना, जहाँ पर दो पार्टीज आपस में मिलती हैं और डेरिवेटिव लेती है देती हैं। और दूसरा तरीका होता है एक्सचेंज के थ्रू, जैसे स्टॉक खरीदने के लिए स्टॉक एक्सचेंज होता है, वैसे ही फ्यूचर के लिए भी फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके लिए भी एक्सचेंज बने होते हैं, फ्यूचर एक्सचेंज, है ना। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा डेरिवेटिव ले रहे हो। आपने अभी इससे पहले जब हेजिंग की टेक्निक्स पढ़ी थी तो आपने पढ़ा था उसमें जो आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, अनस्टैंडर्डाइज्ड होता है, तो उसके लिए किसी एक्सचेंज की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती, है ना। दो पार्टीज आपस में मिलती हैं और आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना। दो पार्टीज आपस में मिलती हैं और वो दोनों पार्टीज क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं आपस में। तो फॉरवर्ड के केस में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ एक्सचेंज की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो अनस्टैंडर्डाइज्ड है। वहाँ पर आप डायरेक्ट वे अपना सकते हो, है ना, डायरेक्ट मेथड से आप फॉरवर्ड में एंटर कर सकते हो। अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आपको एंटर करना है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट वे से जा सकते हो। पर वहीं दूसरी तरफ अगर आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है, अगर आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करना है, फ्यूचर डीलिंग करनी है, तो आपको एक्सचेंज के थ्रू जाना पड़ेगा। और अभी हमने देखा जो आपका फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शन स्वैप है, ये क्या है, ये आपके फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के ही पार्ट्स हैं, है ना, उसमें ही इंक्लूडेड है। तो डेफिनेटली डिपेंड करेगा कि आपका जो डेरिवेटिव है वो कौन सा है, आपने कौन से डेरिवेटिव का यूज़ करा है। अगर आपने फॉरवर्ड का यूज़ करा है तो आप डायरेक्ट ट्रेडिंग करोगे, अगर आपने फ्यूचर का यूज़ करा है तो फिर आप एक्सचेंज ट्रेडिंग करोगे। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है ना। द एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स आर क्वाइट लिक्विड एंड वेरी लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। जो आपके, अब इसमें फ़र्क ये होता है कि जो आपके एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स हैं, है ना, जो आपने एक्सचेंज पर ख़रीदे हैं, जो आपने मार्केट से जाके एक्सचेंज पे ख़रीदे हैं, वो आपके लिक्विड होते हैं। लिक्विड का क्या मतलब हुआ, लिक्विड को हम हिंदी में कहते हैं जिसमें तरलता अधिक होती है ना। तरलता अधिक होना या लिक्विड होने का मतलब होता है समथिंग विच कैन बी कन्वर्टेड इन कैश ईजिली। ऐसी कोई भी चीज़ जिसे हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अकाउंट्स पढ़ते होगे तो अकाउंट्स में आपने पढ़ा होगा एसेट्स फिक्स्ड भी होती हैं और करंट भी होती हैं, और करंट एसेट को हम लिक्विड एसेट कहते हैं, है ना। करंट एसेट में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, फिक्स्ड एसेट के कंपैरिजन में हमारी करंट एसेट में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। तो क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि हम उसे इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप आपके जो ये बिल्स रिसीवेबल होते हैं वो किस में आते हैं, वो करंट एसेट में आते हैं। तो करंट एसेट में क्यों आते हैं, क्योंकि अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, आपके पास कोई बिल पड़ा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसे सिंपली बैंक में ले जाओगे और उसको डिस्काउंट करा लोगे। तो आपको बिल के बदले में अमाउंट, आपको जितना रिक्वायर्ड अमाउंट था वो मिल गया ना, पैसे मिल गए। तो वो लिक्विड हो गया या नहीं हो गया, जल्दी से लिक्विड हो गया, जल्दी से आपने उसको कैश में कन्वर्ट करा दिया। वहीं अगर मैं बात करूँ बिल्डिंग की, लैंड की, तो क्या लैंड और बिल्डिंग को इतनी जल्दी कैश में कन्वर्ट करना पॉसिबल है। लैंड और बिल्डिंग को अगर आपको सेल आउट करना है तो उसकी तो प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो उसको इतनी जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं कराया जा सकता। तो इसीलिए कहा जाता है आपकी करेंट एसेट लिक्विड नेचर की होती है, या करेंट एसेट में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू फिक्स्ड एसेट। वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि जो आपके डेरिवेटिव्स हैं, जो आपकी एक्सचेंज ट्रेडेड है ना, जो आपने एक्सचेंज के थ्रू खरीदे हैं, डायरेक्टली नहीं खरीदे हैं किसी पर्सन से, आपने कैसे खरीदे हैं, आपने एक्सचेंज के थ्रू खरीदे, वो उनका नेचर कैसा होगा, वो लिक्विड होंगे, है ना। जो आप डायरेक्टली आप खरीद रहे हो, डायरेक्टली बेच रहे हो, उनसे अगर हम कंपैरिजन करें तो जो आपके एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स हैं वो कैसे होंगे, वो आपके ज़्यादा लिक्विड होंगे। क्योंकि जब आपने एक्सचेंज से ख़रीदा है जाके, तो आप एक्सचेंज पर जाकर बेच भी सकते हो। जब आप किसी पार्टी से खरीद रहे हो, है ना, डायरेक्टली जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो हो सकता है आपको जो उसको खरीदने वाला व्यक्ति है वो जल्दी ना मिले, क्योंकि डायरेक्ट ट्रेडिंग में तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ही नहीं है, कुछ स्टैंडर्ड ही नहीं है ना। लेकिन जो आप एक्सचेंज से खरीद रहे हो वहाँ पे तो सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है ना। एक टाइम पर वो एक्सचेंज खुलेगा, वहाँ जाकर आप सेल आउट कर दो, करना चाहो तो इस वजह से वो ज़्यादा लिक्विड होते हैं, आप इजीली उसकी ट्रेडिंग कर सकते हो मार्केट में जाके, है ना। तो इस वजह से उनमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, और जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है वो भी कम होती है, क्योंकि सब कुछ स्टैंडर्डाइज्ड है, सब कुछ पहले से तय किया हुआ है, स्टैंडर्डाइज्ड है, तो उनका ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी कंपैरेटिवली कम आता है ना, इन कंपैरिजन टू टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब आपके जो एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो आपके अनस्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, जो हम अपने हिसाब से टेलर्ड करते हैं, है ना, अपने हिसाब से उनको तोड़ते मरोड़ते हैं, उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो अपनी डाल देते हैं, हमें यूज़ कर लेते हैं, तो वो हमारे होते हैं टेलर्ड,
तो जो आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैं वो आपके एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं और जो आपके फॉरवर्ड हैं वो डायरेक्टली ट्रेडेड होते हैं। तो हमने आज क्या पढ़ा, एक बार हम ब्रीफ में देख लेते हैं। पहला तो हमने डेरिवेटिव का मीनिंग पढ़ा। याद रखिएगा, डेरिवेटिव एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक ऐसी आपकी जो किसी और की वैल्यू से निकल के आता है और इसीलिए उसका नाम डेरिवेटिव है, क्योंकि उसकी वैल्यू कहाँ से डेराइव हो रही है, किसी और चीज़ से, है ना, किसी और एसेट से, उसकी अंडरलाइंग एसेट से उसकी वैल्यू डेराइव हो रही है, इसी वजह से उसका नाम डेरिवेटिव है। अब डेरिवेटिव को अगर हम क्लासिफाई करें तो आपका डेरिवेटिव कमोडिटी डेरिवेटिव भी हो सकता है और फाइनेंशियल डेरिवेटिव भी हो सकता है। आपके सिलेबस में फाइनेंशियल अंडरलाइंग एसेट होगी, वो क्या होगी, वो कोई ना कोई कमोडिटी होगी, वो कोई भी हो सकती है, एग्रीकल्चरल भी, इंडस्ट्रियल भी, कैपिटल नेचर की भी, कोई भी, लेकिन वो कमोडिटी होनी चाहिए। फाइनेंशियल डेरिवेटिव दूसरी तरफ वो होता है जिसका जो अंडरलाइंग एसेट है, जिसकी वैल्यू है, वो कहाँ से निकल के आ रही है, वो आपकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से निकल के आ रही है। कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, ट्रेजरी बिल्स हो सकते हैं, पर वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होना, ट्रेसिंग करना पॉसिबल नहीं है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी हमारे हिस्ट्री के जो फैक्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि इंग्लैंड और फ्रांस में 20th सेंचुरी में सबसे पहले फॉरवर्ड डीलिंग की गई थी। उसके बाद जापान में इसके साथ करें तो हम किस में करते थे ट्रेडिंग, डेरिवेटिव्स किसके लिए यूज़ होते थे, कमोडिटीज़ के लिए यूज़ होते थे। जापान में जो यूज़ होता था वो किसके लिए होता था, चावलों के लिए, ना, राइस के लिए यूज़ होता था। ठीक, अब हम देखते हैं इसके फीचर्स। तो हमने 4 फीचर आज देखिए। पहला तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर का होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है, इसमें जो रिलेशनशिप डेवलप होता है दो पार्टीज के बीच में वो कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर का होता है। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक था कि डेरिवेटिव की जो वैल्यू होती है वो उसकी अंडरलाइंग वैल्यू पर डिपेंड करती है, उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती। अंडरलाइंग वैल्यू, अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू पर डिपेंड करती है आपके डेरिवेटिव की वैल्यू। अगर अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो डेरिवेटिव की वैल्यू बढ़ेगी, अगर अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू घटेगी तो डेरिवेटिव की वैल्यू घटेगी, और कुछ कंडीशन में ये निल भी हो जाती है। उसके बाद हमने थर्ड पढ़ा कि इसमें स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन होता है, पर ऑब्लिगेशन का जो एक्सटेंट होता है, ऑब्लिगेशन का जो डिग्री होता है वो वेरी करता है, क्योंकि आपके डेरिवेटिव भी अलग अलग है ना, फाइनेंशियल डेरिवेटिव अलग अलग है, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप, तो इन सभी में अगर हम देखें तो ऑब्लिगेशन अलग अलग होगा, है ना, वेरी करेगा। ऑप्शन में देखें तो ना के बराबर होता है, क्योंकि उसमें तो सिर्फ राइट होता है ना, ऑब्लिगेशन होता ही नहीं है। और फ्यूचर में देखें तो ऑब्लिगेशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो तो ऑब्लिगेशन बनेगा आपका। और लास्ट हमने आज पढ़ा कि आपका जो डेरिवेटिव होता है वो डायरेक्टली ट्रेडेड भी हो सकता है, डायरेक्ट ट्रेडेड भी हो सकता है, और एक्सचेंज ट्रेडेड भी हो सकता है। आप उसको एक्सचेंज के थ्रू भी खरीद बेच सकते हो और दो पार्टीज आपस में मिलकर भी उसको खरीद बेच सकती हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सी डेरिवेटिव का यूज़ कर रहे हो, फॉरवर्ड का यूज़ कर रहे हो या फ्यूचर का यूज़ कर रहे हो, है ना। इस पर डिपेंड करेगा कि आपका जो डेरिवेटिव है वो कैसा है, एक्सचेंज ट्रेडेड है या डायरेक्ट ट्रेडेड है। दूसरी बात, जो आपका एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव है वो कैसा होगा, वो मोस्ट लिक्विड नेचर का है ना। लिक्विडिटी अगर हम कंपैरिजन करें तो डायरेक्ट के कंपैरिजन में एक्सचेंज ट्रेडेड जो डेरिवेटिव है उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होगी और उनकी कॉस्ट कम होगी। क्यों? क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज्ड है, राइट। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसके जो रेस्ट आपके बचे हुए कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो इसके फीचर्स हैं, इसको हम कल कंप्लीट करेंगे।
उसके बाद हम इसके यूजेस वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। Okay, now tell me, is there any question? Is there any query? नो मैम। Okay, तो फिर मैं क्लास वाइंड अप कर रही हूँ। थैंक यू।